सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आपके गणित विषय में एक बहुत ही बेसिक चैप्टर और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिससे प्रश्न बनते ही बनते हैं। कोई भी परीक्षा हो, आपकी यूपी टेट हो, सीटेट हो या कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं भी हो, उनमें आपको इस चैप्टर से प्रश्न देखने को मिलते ही मिलते हैं। और यह यूपी टेट में पहला चैप्टर होता है, तो इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं, सीटेट में क्वेश्चन आते हैं। तो इस जो चैप्टर है आपका बहुत ही बेसिक है और बिल्कुल जीरो लेवल से भी नीचे से ही हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी मीडियम से हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सारी चीजें मैं डिस्कस करते हुए बिल्कुल आराम से चलेंगे, क्योंकि सिलेबस मैं कवर करा रहा हूं। तो सिलेबस की जितनी चीजें हैं मैं डिस्कस करते चलूंगा, उन पे क्वेश्चन कराते चलूंगा। इस चैप्टर से जितने प्रश्न आए होंगे विभिन्न परीक्षाओं में, वह सॉल्व कराता हुआ चलूंगा। तो सारी तैयारी आपकी बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। अगर आपको मैथ्स से डर लगता है या फिर मैथ्स अभी आपने इतना ध्यान नहीं दिया है, फिर भी अगर आप अब से ध्यान दोगे तो बहुत अच्छा लेवल हो जाएगा आपके मैथ्स का। ठीक है, यह पूरा वादा है मेरा आपसे। आप पूरा ध्यान लगा करके पढ़िए, आपका जो लेवल है वह जरूर इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर से जरूर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा में अपने, और पिछले वर्षों में लगातार देखने को मिले भी हैं। और उन प्रश्नों को हम डिस्कस भी करेंगे जब पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए, इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। संख्याएं यानी कि नंबर्स, और संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग। तो संख्याओं में ही आपको बहुत कुछ पहले पढ़ना है, उसके बाद संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग यह तो आप जानते हो। लेकिन जो चीजें आप नहीं जानते हो और जो जानते हो, सारी चीजें मैं लेकर के चलने वाला हूं। अब आपको पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए देखते हैं संख्याएं, नंबर्स। तो नंबर्स क्या होती हैं? नंबर्स एक तरीके से देखिए, संख्याएं वह अंकगणितीय मान है जिसे हम शब्द, प्रतीक एवं आकृति के द्वारा व्यक्त करते हैं। इसका उपयोग हम गणना, मापन आदि के लिए करते हैं। तो देखिए, संख्या एक अंकगणितीय मान होता है जिसे हम लोग दर्शाते हैं, या तो हम शब्दों के रूप में लिख दें या किसी प्रतीक के रूप में लिख दें या कोई और आकृति बना करके दर्शा दें, वह क्या हो जाती है? संख्या हो जाती है। ठीक है, तो किसी भी एक संख्या को दर्शाने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे आप सिंपली समझिए, जैसे एक शब्द है ओम, तो ओम को इस तरीके से हम चिन्ह के माध्यम से भी दर्शाते हैं, और ओम इस प्रकार से हिंदी में भी लिख के दर्शाते हैं, और इस प्रकार से ओम इंग्लिश में भी लिख के दर्शाते हैं। तो चिन्ह हो गया और दो भाषाओं में शब्द हो गए। तो इस तरीके से एक जो ध्वनि है उसको हम लोग कई तरीके से दर्शा देते हैं। इसी प्रकार कोई संख्या है, कोई अंकगणितीय मान है, तो उसको भी हम कई तरीके से दर्शा सकते हैं। किसी भी काम को करने के लिए कई सारे तरीके होते हैं। इसी तरीके से जो संख्या है इसको दर्शाने के कई सारे तरीके होते हैं। जैसे जो प्रमुख रूप से हम लोग पढ़ते हैं वह होती है दाशमिक प्रणाली, जिसे डेसिमल सिस्टम हम लोग बोलते हैं। और इसके अलावा भी सिस्टम होता है, जैसे बाइनरी सिस्टम होता है, और ऑक्टल होता है, और हेक्सा होता है। तो ये सारे सिस्टम होते हैं, लेकिन ये सारी चीजें हमें नहीं पढ़नी है। हमें जो मेनली पढ़ना है वह दाशमिक प्रणाली पढ़ना है। और एक सिस्टम और जो हमें जनरली देखने को मिलता है, रोमन नंबर, रोमन सिस्टम आपको पढ़ना है। तो ये दो सिस्टम मैं आपको बता दूंगा, इन्हीं पे प्रश्न बनेंगे। ज्यादातर प्रश्न आपको दाशमिक पे बनते हुए दिखेंगे, और रोमन पे भी प्रश्न बन सकते हैं, तो रोमन भी आप जानते हुए चलिएगा। ठीक है, तो अब देखिए दाशमिक प्रणाली क्या होती है। तो इस प्रणाली से आप भली भांति पहले से ही परिचित हैं। ठीक है, तो देखिए इस प्रणाली में 10 संकेत होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये कुल कितने हो गए? 10। इन्हीं का प्रयोग किया जाता है, इन्हें अंक कहते हैं। यह जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम अंक कहते हैं, या इंग्लिश में इसे हम लोग बोलते हैं डिजिट। ठीक,
10 संकेतों द्वारा प्रयुक्त यह प्रणाली दशमिक प्रणाली डेसिमल सिस्टम कहलाती है। ये संकेत वास्तव में गणना की वर्णमाला है। जिस प्रकार विभिन्न लिपियों की वर्णमाला से विभिन्न शब्दों की रचना करते हैं, उसी प्रकार इन संकेतों से असंख्य संख्याओं की रचना कर सकते हैं। जैसे वर्णमाला क्या होता है, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, इस प्रकार से क्या हिंदी के अलग अलग शब्दों का निर्माण होता है। इसी तरीके से इंग्लिश में ABCD, यह क्या है, वर्णमाला है। इसी से क्या होता है, अलग अलग शब्दों का निर्माण होता है। इसी प्रकार से यह जो 10 अंक आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं अंकों का प्रयोग करके सभी संख्याओं को हम लिखते हैं। तो दार्शनिक प्रणाली में यही होता है कि इसमें लिखने के लिए 0 से लेकर के 9 तक के अंकों का प्रयोग होता है। इसमें संख्याओं को लिखने के लिए दाएं से बाएं और क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब आदि स्थान होते हैं। व्यवहार में 10 करोड़ तक की संख्याएं प्रचलित हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, एक संख्या है, एक नंबर है, इसको किस प्रकार से प्रेजेंट किया जाता है। जो भारतीय हमारा सिस्टम है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें इकाई का स्थान होता है, इकाई होता है, उसके बाद दहाई होता है, फिर क्या होता है, सैकड़ा होता है, ठीक, उसके बाद हजार होता है, हजार के बाद क्या होता है, 10,000 होता है, ठीक, उसके बाद लाख होता है, ये लाख है, ये 10 लाख है, ये करोड़ है, ये 10 करोड़ है। तो अब इसमें क्या करते हैं, कोई भी नंबर, कोई भी संख्या इस प्रकार से लिखी हुई है तो उसमें क्या करते हैं, यहाँ देखिए, दाएं से बाएं ओर क्रमशः इकाई। अब दाएं से बाएं ओर तो 2, 3, 1, 9, 6, 1, 7 यह संख्या है। तो अब दाहिने से बाएं ओर तो दाहिना कौन सा, ये 7 जहां पे है, यह दाहिना है, तो यह इकाई का अंक हो जाएगा, फिर 1 दहाई का अंक हो जाएगा, फिर 6 सैकड़े का अंक हो जाएगा, फिर 9 जो हो जाएगा वह हजार का, और 1 10,000 का, और उसके बाद 3 जो हो जाएगा वह लाख का हो जाएगा, और 2 जो है वह 10 लाख का स्थान हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से यह संख्याओं को इस प्रकार से अरेंज किया जाता है, ठीक। और इसी प्रकार अगर इंटरनेशनल हम लोग देखें, जो स्टैंडर्ड है वह क्या है, उसमें देखिए सभी, यहाँ पे देखिए पहले में केवल 3 संख्याएं लिखी जाती हैं, उसके बाद 2-2 का पेयर बनता है, ठीक। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हर जगह 3-3 संख्याओं का पेयर बनता है, ठीक है। तो वंश में क्या होता है, वंश में वंश, टेंस, 100 होता है, और 1000 में क्या होता है, 1000 होता है, 10,000 होता है, 100,000 होता है। उसके बाद मिलियन में मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, और इसके बाद बिलियन स्टार्ट होता है। तो इस प्रकार से इसमें अलग अलग स्थान होते हैं, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, यह सारी चीजें तो आपने पढ़ी ही होंगी, तो यही आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न देखिए आप, निम्नलिखित शब्दों को अंकों में लिखिए। तो पहला है 5,09,60,009। 5 करोड़ दिया गया है। उसके बाद क्या दिया गया है, 5 करोड़ के बाद 9 लाख। अब देखिए 5 करोड़ आ गया है, तो उसके बाद लाख के 2 अंक आएंगे, तो 9 लाख है तो 0 और 9, ठीक। फिर कामा 60,009। तो अब देखिए लाख का टर्म आ गया, उसके बाद हजार का 2 अंक आएगा, ठीक। तो 60,000 का 2 अंक आ गया, उसके बाद 3 अंक आएंगे इकाई, दहाई, सैकड़े के। तो केवल 9 है, तो 2 शून्य लगा करके आप 9 लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 5,09,60,009। तो यह जो आ गई, यह संख्या आपकी आ गई। अब इसके बाद देखिए दूसरा इंटरनेशनल फॉर्म में दिया गया है 7,08,048। अगर इसको आपको लिखना है तो 7 मिलियन, मिलियन क्या होता है, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो 7 मिलियन यानी कि इसको आप समझिए 70,08,048। तो 70 लाख किस प्रकार से लिखेंगे, 7 और 0 70 लाख हो गए। और इसके बाद देखिए
लाख के बाद आता है 2 टर्म हजार का, 70 लाख 8,000। तो 8,000 किस प्रकार से लिखेंगे, 0 और 8, क्योंकि लाख के बाद तो 2 संख्याएं हमको हजार की पूरी करनी है। इसके बाद 48, तो अब यहाँ पे 3 अंक आते, 3 अंक में 48 केवल आ रहा है, तो 0 और 48 लिख लेंगे। तो 70 लाख 8,048 ये हो गया। ठीक, इस प्रकार से आप अगर शब्दों में दिया गया है तो इसे आप अंकों में लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 10,000 धन 10 इकाई धन 10 दहाई बराबर होगा। तो 10,000 कितना होता है, लिख लीजिए 10 और कामा 3 0, ये हो गया 10,000। फिर 10 इकाई, तो 10 इकाई माने 10 गुणे 1, इकाई का मान 1 होता है और 10 इकाई हमको लिखना है, तो 10 गुणे 1 लिख सकते हैं। अब इसके बाद आगे देखिए 10 दहाई, यानी कि 10 दहाइयां हैं, तो 10 गुणे 10 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, तो 10,000 धन 10 धन 100, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,110। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शंस में कौन सा सही है, तो 10,110 ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब दार्शनिक प्रणाली जो है दोस्तों, यह आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो थोड़ा हमें समझना है वह रोमन प्रणाली समझना है। रोमन सिस्टम क्या होता है, तो रोमन सिस्टम में क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि अंकों के द्वारा हम दर्शाते हैं, वैसे यहाँ पे अक्षरों के द्वारा दर्शाते हैं। देख लीजिए, रोमन प्रणाली के अनुसार संख्याओं को अंकों द्वारा व्यक्त ना करके अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं। रोमन प्रणाली में केवल संकेत अक्षर IVXLCDM का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें रोमन अंक रोमन डिजिट्स कहा जाता है। I के लिए 1, 5 के लिए V। अब 1 के लिए I यहाँ पे कर लीजिए, 1 के लिए I प्रयुक्त होता है और 5 के लिए V प्रयुक्त होता है, 10 के लिए 10, 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए D और 1000 के लिए M का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और I, X, C तथा M संकेत अधिक से अधिक 3 बार लगातार लिखे जा सकते हैं। ठीक है, इस स्थिति में उनका मान उनके योगफल के बराबर होता है। अब देखिए I जो सिंबल है, इसको हम लोग I मतलब ऐसे सीधे एक पाई आप खींचिएगा और इस प्रकार से इसको बस 3 बार लिखा जा सकता है, कहीं आपको 4 बार लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अधिक से अधिक 3 बार लिखेंगे। ठीक है, तो 3 बार लिखेंगे तो इसका मान क्या होगा, 1 बार लिखते हैं I को तो उसका मान होता है 1 के बराबर, और 3 बार अगर लिखा है, ठीक है, तो 1 का मान 1, फिर जोड़ दीजिए दूसरे का मान, फिर जोड़ दीजिए तीसरे का मान। तो अब यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था कि उनका मान योगफल के बराबर होता है। अगर 3 इस प्रकार से लिखे हैं तो तीनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, तो वो हो जाएगा क्या, उसका मान, यानी कि 3 पाई अगर खींचा है तो उसका मतलब क्या होगा 3, और अगर V कहीं पे लिखा है, V कहीं पे लिखा है तो उसका मतलब 5 हो जाएगा, और V के आगे डंडी पाई अगर लगी हो तो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा उसका मतलब क्या होता है। अब देखिए X का मतलब 10 होता है, यह आपने देखा, कहीं X हो 10 के लिए X का प्रयोग किया जाता है, और कहीं पे 2X अगर इस प्रकार से बने हो तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, एक X का मतलब 10, फिर धन दूसरे X का मतलब 10, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा 20। ठीक, अब आगे देखिए, यह देखिए रोमन नंबर्स की गिनती है। अब इसमें देखिए 1 अगर हम लिखते हैं ऐसे दार्शनिक प्रणाली में, तो रोमन में कैसे लिखते हैं, 1 पाई के साथ, 2 को 2 पाई, 3 को 3 पाई, फिर 4 को देखिए V और उसके बाएं साइड 1 पाई। अब इसको समझने के लिए आप समझिए कि अब इससे पहले एक बार जान लीजिए कि V, L और D को कहीं V आपको 2 बार नहीं लिखा हुआ
मिलेगा, क्योंकि एक बार अगर v हम लिख देते हैं तो 5 और 2 बार लिखेंगे तो उसका मतलब 10 होगा। तो ये लिखने से अच्छा सीधे सीधे इसके जगह क्या लिखा जाता है x, क्योंकि x का मान 10 होता है। तो कहीं भी v जो है वह 2 बार नहीं लिखा जाता है, ठीक। तो यह चीज आप ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से l भी 2 बार कहीं नहीं लिखा जाएगा और d भी, ठीक। अब यदि कोई छोटा संकेत किसी बड़े संकेत के बाईं ओर हो तो बड़े संकेत के मान से छोटे संकेत के मान को घटा करके संख्या प्राप्त की जा सकती है। अब बड़े संकेत और छोटे संकेत से क्या मतलब है? अब देखिए i है, i का मतलब क्या? 1 हो गया, ठीक। और v का मतलब क्या हो गया? 5 हो गया। इसी तरीके से x का मतलब क्या हो गया? 10 हो गया, ठीक। और l का मतलब 50 हो गया। अब यहाँ पे जो कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई बड़ा संकेत मान लेते हैं v लिखा हुआ है, तो v से छोटा क्या है? v से छोटा i एक संकेत है। अगर यह बाएं ओर लगा रहेगा तो इसका मान अब कितना होगा? v से पहले i लिखा हुआ है तो इसका मान v के मान में से घट जाएगा, यानी कि v का मान 5 होता है और i का मान 1 होता है, तो इसका मान क्या होगा? 4 होगा, ठीक। तो इसी प्रकार से अगर हमें 4 लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? 4 अगर हमें लिखना होगा तो v के बाएं ओर हम लोग एक i लिख देंगे, उसका मतलब क्या हो जाएगा? उसका मतलब हो जाएगा 4। क्यों? v का मान 5 होता है और i जो है वह बाएं तरफ लिखा हुआ है, तो मान घट जाएगा, ठीक। अगर कोई बड़ा संकेत के बाएं ओर छोटा संकेत लगा है तो बड़े संकेत के मान में से छोटे संकेत के मान को घटा देते हैं, ठीक। यह हो गया। अब इसके बाद देखिए, यदि कोई छोटा संकेत किसी बड़े संकेत के दाहिनी ओर बाएं ओर आपने पढ़ दिया, अगर दाहिने ओर यही लगा हो, जैसे v पढ़ा आपने, v के बाएं ओर i हमने लगाया था तो हमने घटा दिया था मान। अब अगर दाहिनी ओर अगर i लिखा हो तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? उसका मतलब हो जाएगा जुड़ जाएगा मान, तो 5 धन 1 क्या हो जाएगा? 6, इसका मान 6 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देख लीजिए टाइपिंग एरर है, यहाँ पे v के बगल i इस प्रकार से होगा, तो ये जुड़ेगा v प्लस i, यानी कि 5 धन 1 बराबर 6 हो जाएगा। और देखिए v के बगल 2 पाई लिखा रहेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से v के बगल अगर 3 पाई लिखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5 धन 1 धन 1 धन 1 बराबर 8 हो जाएगा। अब देखिए v के बगल 4 i आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि यह केवल 3 बार ही आता है, 4 बार नहीं आता है। तो 9 लिखने के लिए हम क्या करेंगे? 9 लिखने के लिए अगर 9 को दिखाना हो तो पहले हम 10 लिख लेंगे और 10 लिखने के लिए x दिखाएंगे और 10 में से 1 घटा देंगे, यानी कि 10 के बाएं साइड एक पाई लगा देंगे, वो हो जाएगा क्या? 9। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 9 किस प्रकार से लिखा है? x के बाएं साइड एक पाई, उसके बाद देखिए 10 तो x होता ही है, फिर 11 12 के लिए x के बगल 2 पाई, 13 के लिए x के बगल 3 पाई, 14 देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है? 14 लिखने के लिए x लिखा गया और उसके बाद v लिख के v के बाएं साइड एक पाई, तो ये हो गया 14। और 15 लिखने के लिए xv हो गया और 16 लिखने के लिए xv एक पाई। इसी प्रकार से 17 18 आप लिख लेंगे, 19 लिख लेंगे, 20 लिख लेंगे, ठीक। इस प्रकार से आप अब लिख सकते हैं रोमन। इस टेबल को आप ध्यान से देखिएगा, आप सभी संख्याओं को लिख लेंगे, ठीक है। 49 तक आप लिख लेंगे, उसके बाद 50 L से रिप्रेजेंट होता है, फिर 51 L I से रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसी प्रकार से आप 60 तक, फिर उसके बाद 70 तक, फिर उसके बाद 80 तक, उसके बाद देखिए 90 तक। 90 पे आप देख पा रहे होंगे, 90 लिखने के लिए क्या लिखेंगे? पहले 100 लिखेंगे और 100 में से हम 10 घटा देंगे, यानी कि x बाईं तरफ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। और c 100 होता है, यह आप जानते हैं। तो इस प्रकार से 100 तक आप लिख लेंगे और 100 के आगे भी आपको लिखना होगा 101, तो c और i। इस तरीके से आप अब 1000 तक, उससे आगे तक आप रोमन नंबर्स को भी लिख सकते हैं, पहचान सकते हैं, ठीक है।
तो रोमन नंबर्स पे भी अगर क्वेश्चन बनता है, देखिए जैसे यहाँ पे हिंदू अरेबिक पद्धति LXXVI को कैसे लिखा जाएगा। हिंदू अरेबिक पद्धति में अगर लिखना हो, मतलब कि अगर जो हमारी दार्शनिक प्रणाली है इसमें अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए L दिया है, X दिया है, X दिया है, V दिया है और I दिया है, ठीक। तो L का मतलब क्या होता है, देखिए L का मतलब होता है 50, ठीक, और X का मतलब होता है 10। तो 50 धन 10, देखिए जहां भी अलग अलग सब जुड़ते हैं सब योग होके हमारी प्रणाली में, दार्शनिक प्रणाली में बदलते हैं। तो 50 धन X यानी कि L धन X यानी कि 50 धन X, फिर X है तो धन 10, फिर देखिए V है तो धन 5, V के दाहिने साइड एक पाई है, I है तो धन 1। तो ये कितना हो जाएगा, 50 धन 10 60 हो जाएगा, 70 75 और 1 76। तो ये कितना आ जाएगा 76। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे 76 जिसमें दिया गया है ऑप्शन बी में, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए, अब हम देखेंगे संख्याओं के प्रकार। अब संख्याओं के प्रकार को समझने के लिए दोस्तों पहले देखिए संख्याएं जितनी हैं उनका डिफिनीशंस है, और यह समझने के कई सारे डिफिनीशंस हैं, कई प्रकार की संख्याएं हैं। उसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको जो बेसिक एक चार्ट के माध्यम से समझाना चाह रहा हूं, ताकि आपकी जो समझ है वह और बेहतर हो पाए। तो चार्ट पे आप ध्यान दीजिएगा। देखिए संख्याएं, नंबर्स जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, इनको अब इस संख्याओं को अगर हम लोग एक तरीके से पिता की तरफ देखें तो इसके जो बच्चे होते हैं वह कौन कौन होते हैं। इसके जो बच्चे होते हैं वह होता है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। यानी कि रियल नंबर को हिंदी में हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और इधर हम लोग कहते हैं इसको इमेजिनरी को काल्पनिक, काल्पनिक संख्या। इंग्लिश में बोलेंगे रियल नंबर्स, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक। अब वास्तविक संख्याएं वो होती हैं जिनको हम प्रयोग में लाते हैं, और काल्पनिक नंबर जो होती हैं यह आपको बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है। इसको अयोटा से दिखाते हैं, आई से दिखाते हैं, अयोटा जिसे बोलते हैं, आई की तरह ही आपको दिखने वाला सिंबल है यह अयोटा, ठीक है। अब इसी रियल नंबर में वास्तविक संख्या में हमको सब पढ़ना है। अब वास्तविक संख्या में अगर हम लोग देखें तो कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, तो वास्तविक संख्या में जो संख्या होती है वह होती है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और इधर होती है अपरिमेय संख्या। अब यह परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या है, तो परिमेय संख्या को पहले आप जान लीजिए, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, और इंग्लिश में अपरिमेय संख्या को हम लोग कहते हैं इर्रेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होता है, तो रैशनल नंबर वह नंबर होता है जिसे हम P बाई Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और P और Q जहां पे पूर्णांक होते हैं, ठीक है, P और Q जहां पे पूर्णांक होते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। और इर्रेशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है जिसे हम लोग P बाई Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, इसे P बाई Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है, ठीक। अब इसी परिमेय संख्या के अंदर आपको बाकी संख्याएं देखने को मिलेंगी। परिमेय संख्या में क्या क्या आ जाएगा आपका, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। अभी और डिटेल में परिभाषा और सारी चीजें हम समझ रहे हैं, पहले मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से बता दे रहा हूं ताकि आप एक कनेक्शन फील कर पाओ, आप एक कनेक्ट फील कर पाओ, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर,
नेचुरल नंबर, और ये परिमेय संख्याएं में आने वाली संख्याएं, और पूर्ण संख्या और पूर्णांक। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, और पूर्णांक मतलब कि इंटीजर। यहाँ पे P और Q क्या है? पूर्णांक है यानी कि इंटीजर है परिमेय संख्या में, जो मैंने आपको बताया। ठीक, अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं सबसे पहले आप देखिए तो प्राकृतिक संख्याएं जो गिनती की संख्याएं होती हैं उसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। यानी कि जैसे किसी सामान को आप मान लेते हैं किसी क्लास में आप बच्चों की संख्या ही गिन रहे हो, तो कहाँ से गिनोगे? 1 2 3 4, जो गिनती की संख्याएं होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। और होल नंबर क्या होता है? इसी प्राकृतिक संख्या में अगर हम शून्य भी जोड़ दें तो वह क्या हो जाता है? होल नंबर हो जाता है। यानी कि 0 1 2 3 4 यह आपका हो गया होल नंबर। ठीक, अब पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक में सब आता है। देखिए, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या को आप ले लीजिए, और साथ ही आप नेगेटिव संख्याएं को भी ले लीजिए, -1 -2, इसी तरीके से -3 -4 -5, जितना गिनती आप इधर बढ़ा सकते हैं उतना उधर भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं? ये हो जाते हैं इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक संख्याएं। तो यह चार्ट दोस्तों आपने देखा कि संख्याओं को पहले दो संख्याओं में हम तोड़ते हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। इसके बाद वास्तविक संख्याओं में दो प्रकार की संख्याएं होती हैं, परिमेय, अपरिमेय, और फिर परिमेय संख्याओं में तीन प्रकार की संख्या आपने देखा, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। अब इसी में आपको प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या के नीचे आप लिख सकते हैं सम संख्या, विषम संख्या। ठीक, और इसी में आपका आ जाएगा भाज्य और अभाज्य संख्याएं। तो आगे इस चार्ट को आप बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ये जो है यहाँ तक बहुत परफेक्ट चार्ट है। अब इसके बाद हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं, बाय डिफिनीशन देखते हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं जो मैंने आपको यहाँ अभी दिखाया था चार्ट में, तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन संख्याओं को गणना संख्याएं, काउंटिंग नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, और यह क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, पहले ही मैंने आपको बता दिया। अब इस प्राकृतिक संख्या में शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है, क्योंकि हम संख्या 1 से ही गिनना प्रारंभ करते हैं। तो यह आप ध्यान रखिएगा कि प्राकृतिक संख्या में शून्य नहीं आता है, और यही अगर शून्य भी हम लिख देंगे तो वह कैसी संख्याएं हो जाएंगी? वह हो जाएगी पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। ठीक, अब देखिए, संख्या शून्य पहली तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। सबसे छोटा होल नंबर अगर आपसे पूछता है तो वह क्या होगा? 0 होगा। अब इसके बाद देखिए तीसरा, पूर्णांक, इंटीजर्स क्या होते हैं? तो प्राकृतिक संख्याओं में शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्णांक संख्याएं या इंटीजर नंबर्स कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या आपका हो गया 1 2 3 4 5। अब इसी में आप शून्य लिख लीजिए, और जो आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं यानी कि -1 -2 -3 -4 -5, इनको भी अगर आप लिख लेते हैं तो कैसी संख्याएं हो जाएंगी? पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी। इसके बाद देखिए चौथा है सम संख्याएं, इवन नंबर्स। तो वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाएं एवं शेष शून्य बचे, उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं, इवन नंबर्स कहते हैं। तो ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनमें हम 2 का भाग दें तो वह 2 से भाग देने पर उनमें शेष जो हो वह शून्य बचे, तो ऐसी कौन सी प्राकृतिक संख्या है? अब 1 में 2 से भाग देंगे तो देखिए शेषफल 1 बचेगा। ठीक, इसी प्रकार से 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा और शेषफल 0 बचेगा, यानी कि 2 क्या है? 2 एक सम संख्या। इसी प्रकार से 4 में भाग देंगे तो 4 भी पूरा पूरा कटेगा, 6 में, 8 में, 10 में, तो इनमें शेषफल नहीं बच रहा है, शेषफल 0 बच रहा है या पूरी पूरी विभक्त हो रही है। तो यह संख्या क्या हो जाएगी? 2 4 6 8 10, ये कहलाएंगी सम संख्याएं, इवन नंबर्स। ठीक, इसी प्रकार इसी
प्राकृतिक संख्या में जो संख्याएं 2 से नहीं कटती उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 1 जो है वह सबसे छोटी विषम संख्या है, ठीक है। तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये सब 11 हो गया, ये सब क्या है, ये सब विषम संख्याएं हैं। इसके बाद देखिए भाज्य संख्याएं हैं, कंपोजिट नंबर्स है। तो ऐसी संख्याएं, भाज्य संख्याएं किसे कहेंगे हम लोग, ऐसी संख्याओं को कहेंगे जो एक या स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्याओं से भी विभक्त होती हों, उन्हें हम भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। जैसे 4 जो है वह 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और इसके अलावा 2 से भी कटता है, तो हम क्या कहेंगे, 4 जो है यह एक भाज्य संख्या है, मतलब जिसमें भाग दिया जा सकता है उसके और 1 के अलावा भी किसी संख्या से। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। तो 4, 6, अब देखिए 6 जो है वह 1 और 6 के अलावा किससे कटता है, 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है। तो 6 क्या हो गया, एक कंपोजिट नंबर हो गया। इसी प्रकार 8, 8 के अलावा भी किससे किससे कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है। इसी प्रकार से 10 2 से कटता है, 5 से कटता है, 1 और 10 से तो कटता ही है। तो ये क्या हो गई, भाज्य संख्याएं हो गई। अब ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से और खुद से कटती हैं, 1 से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 1 या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 जो है यह या तो 1 से कटता है या फिर खुद 2 से कटता है, तो यह क्या हो गया, यह अभाज्य संख्या हो गया। इसी तरीके से 3 या तो खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा। इसी प्रकार से 5 या तो खुद से या तो 1 से। अब देखिए इसी प्रकार से 7 है, 7 भी या तो खुद से या तो 1 से। इसी प्रकार से देखिए 11 है, इसी प्रकार से 13 है, इसी प्रकार से आप देखोगे तो 17 भी है, 19 है, 23 है, 29 है। ये सारी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं जो केवल खुद से या फिर 1 से कटती हैं। ऐसी संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जो संख्या p बाई क्यू के रूप में व्यक्त हो, जहां p और q दो पूर्णांक हैं तथा q नॉट इक्वल टू 0 है, q नॉट इक्वल टू 0 है, परिमेय संख्याएं रैशनल नंबर्स कहलाती हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए रैशनल नंबर्स का एग्जांपल 3/4, 17/49 या 4.5। 4.5 तो p बाई क्यू के रूप में है नहीं, तो 4.5 कैसे रैशनल नंबर हो गया। तो 4.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4.5 को लिखा जा सकता है 9/2, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये भी आ गया p बाई क्यू के रूप में। p और q क्या है, यहाँ पे पूर्णांक हैं, p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, ठीक। तो अब आप परिमेय संख्याओं के विषय में समझ पा रहे होंगे। इसके बाद देखिए अपरिमेय संख्याएं, इररेशनल नंबर क्या होता है, तो जो संख्या p बाई क्यू के रूप में ना व्यक्त हो पाए, p बाई क्यू के रूप में ना व्यक्त हो पाए, जो संख्या p बाई क्यू के रूप में व्यक्त हो, जहां p और q दो पूर्णांक हैं तथा q नॉट इक्वल टू 0 है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब जहां पे p बाई क्यू के रूप में हम व्यक्त ना कर पाए, ठीक है, तो अब यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या होती है जिसको हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो √2। अब देखिए यहाँ पे √2 इसको आप p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। क्यों? अब लिखने वाले तो जबरदस्ती इस तरीके से भी कह सकते हैं कि √2/1 हम लिख देंगे तो ये p बाई क्यू के रूप में व्यक्त हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि p हमको इंटीजर चाहिए। यह जो ऊपर की संख्या है p, यहाँ पे हमने पहले ही बता दिया है p पूर्णांक है, तो आप देखोगे √2 तो रूट से बाहर आ ही नहीं रहा है, तो इसे आप p बाई क्यू के रूप में नहीं व्यक्त कर पाओगे। तो यह कैसा संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है, इररेशनल नंबर है।
वहीं अगर आपसे कोई कहे कि √4 कैसी संख्या है, तो √4 आप देखिए, √4 को आप क्या लिख सकते हैं, रूट में 2 गुणे 2। और यह कितना हो जाएगा, जब कोई संख्या रूट में 2 बार गुणे में होती है तो रूट हट जाता है, 2 लिखा जाता है एक बार। तो अब यह 2 क्या है, यह 2 परिमेय संख्या है, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में 1 होता है। ठीक है, 1 से भाग देते हैं तो उतना ही आता है, तो 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं, यानी कि यह व्यक्त हो गया p/q के रूप में। तो यह कैसा नंबर हो गया, √4 एक परिमेय संख्या हो गई। ठीक, तो हर संख्या जो रूट में लिखी हो वह जरूरी नहीं है कि अपरिमेय संख्या ही हो, आपको ध्यान देना रहेगा। इसी तरीके से √9, √16 ये सब क्या होंगे, यह सब परिमेय संख्याएं होंगी। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन की बात आती है, पाई। अब पाई भी जहां भी आपने पढ़ा होगा, तो आप लोगों में से कई लोगों ने पढ़ा होगा कि 22/7 इसका मान होता है पाई का। तो यहाँ तो p/q के रूप में व्यक्त है, p/q के रूप में ही तो है। पाई को हम अपरिमेय में क्यों रख रहे हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल में अपरिमेय के एग्जाम्पल में पाई दिया है, तो पाई अपरिमेय संख्या कैसे हो गई जब इसका मान 22/7 होता है। तो यह एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 22/7, जबकि जो पाई की एक्चुअल वैल्यू होती है 3.14। इस तरीके से यह नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वैल्यू होती है। ठीक है, यह नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वैल्यू होती है, जिसे हम किसी भी भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो यह एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है पाई की 22/7। एग्जैक्ट वैल्यू को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए यह क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यह ध्यान रखिएगा, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया कि पाई कैसी संख्या है, परिमेय या अपरिमेय। ठीक, अब इसके बाद देखिए अगला है वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। तो परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स कहते हैं। यह मैंने पहले ही आपको चार्ट के माध्यम से बताया कि सबसे पहले जो विभाजन होता है संख्याओं का वह रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में होता है। तो रियल नंबर में सारे नंबर्स आते हैं, अगर परिमेय और अपरिमेय को हम लोग मिला दें तो सारी संख्याएं हो जाती हैं, और इन्हीं के बारे में हमें जनरली पढ़ना होता है। अब इसके बाद देखिए अगला है उत्तरवर्ती संख्या, सक्सेसर नंबर। तो किसी भी प्राकृतिक संख्या के ठीक अगली प्राकृतिक संख्या उसकी उत्तरवर्ती या अनुवर्ती सक्सेसर नंबर कहलाती है। किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़कर उसकी उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या प्राप्त की जा सकती है। जैसे 11 की उत्तरवर्ती अगर संख्या निकालना है तो 11 में एक जोड़ दीजिए, आ जाएगा 12। 11 की उत्तरवर्ती या अनुवर्ती या परवर्ती संख्या क्या होगा, 12 होगा। ठीक, तो नोट, उत्तरवर्ती अनुवर्ती संख्याओं को परवर्ती संख्या भी कहते हैं। तो यह तीनों नाम एक ही हैं, उत्तरवर्ती, अनुवर्ती या फिर परवर्ती संख्या, यह तीनों नाम एक ही का है। ठीक है, तो सक्सेसर नंबर इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। सक्सेसर मतलब अगली संख्या, आने वाली संख्या। तो 11 के बाद आने वाली संख्या कौन सी है, 12। अब इसके बाद देखिए अगला जो प्रकार है संख्या का वह है पूर्ववर्ती संख्या, प्रीडिसेसर नंबर। तो यह क्या होता है, किसी भी प्राकृतिक संख्या से ठीक पहले आने वाली प्राकृतिक संख्या उसकी पूर्ववर्ती, प्रीडिसेसर नंबर कहलाती है। किसी भी प्राकृतिक संख्या में से एक घटाकर उसकी पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त की जा सकती है। जैसे 10 की पूर्ववर्ती संख्या, जैसे 20 मान लेते हैं, 20 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगा, 20 ऋण 1 19। इसी तरीके से 10 की पूर्ववर्ती संख्या 10 - 1 9। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूर्ववर्ती, उत्तरवर्ती और संख्याओं के जितने प्रकार थे, यहाँ पे आपने सभी संख्याओं के प्रकार को देख लिया। तब इसके बाद हम देखते हैं कुछ प्रश्नों को। तो देखिए प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो देखिए 2000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 2001 है। अब 2000 के पूर्ववर्ती यानी कि 1999,
1999 का परवर्ती यानी कि उसके बाद आने वाली संख्या, तो 1199 के बाद आने वाली संख्या कौन सी है? 2000 है। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है 2001, यानी कि पहला जो स्टेटमेंट है यह गलत है। 2000 के पूर्ववर्ती यानी कि 1999 का परवर्ती यानी कि 2000, और यहाँ पे लिखा है परवर्ती 2001 है, तो यह स्टेटमेंट गलत हो गया। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट हम चेक करते हैं। 2000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 199 है, तो 2000 के पूर्ववर्ती आप देखेंगे तो 1999, और उसका पूर्ववर्ती आप देखेंगे तो आएगा 1998, और यहाँ लिखा है 99, तो यह भी गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए ऑप्शन सी में 2000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती, 2000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 2000 है, तो यह बिल्कुल सही है। 2000 के परवर्ती मतलब 2000 के बाद आने वाली संख्या 2001, और उसका पूर्ववर्ती यानी कि 2000, तो यहाँ पे सही लिखा है 2000 ही आएगा। और चौथा स्टेटमेंट भी चेक कर लेते हैं। 2000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 2002 होगा, तो ये बिल्कुल गलत है। 2000 के पूर्ववर्ती कितना होगा? 1999, और उसका परवर्ती कितना होगा? 2000 होगा, और यहाँ पे लिखा कितना है? 2002। तो यहाँ पे कौन सा सही है? ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल सही है। अब इसके बाद आगे प्रश्न देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा कथन असत्य है, यह हमको देखना है। तो प्रश्न दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से असत्य जो गलत ऑप्शन है वह हमको चूज करना है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, तो यह तो बिल्कुल सही है। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या होते हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। इसके बाद देखिए ऑप्शन बी है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, यह भी सही है क्योंकि 1 से शुरू होता है। इसके बाद देखिए संख्याओं 81, 101 के बीच 19 पूर्ण संख्याएं हैं। तब देखिए 81 और 101 के बीच, तो 101 में से आप 81 घटा लोगे तो आ जाएगा 20, और पूछा है कि इनके बीच, तो एक संख्या और छोड़ देंगे तो इनके बीच की संख्याएं हमको मिल जाएंगी, यानी कि 19 पूर्ण संख्याएं हैं, यानी कि यह भी जो ऑप्शन है यह सही है। इसके बाद डी देखिए, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं भी हैं। तो सभी पूर्ण संख्याएं, अब पूर्ण संख्याओं में 0 भी आता है और 0 प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है, तो इसलिए यह ऑप्शन गलत है, और वही ऑप्शन हमें चूज करना था जो गलत है। ठीक, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। यह ऑप्शन डी गलत स्टेटमेंट है और यही हमें चूज करना था। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी हमें गलत ऑप्शन को चूज करना है। और देखिए प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है, तो प्राकृतिक संख्या का अगर पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या 1 का पूर्ववर्ती अगर हमको देखना है, तो प्राकृतिक संख्या 1 का पूर्ववर्ती अगर निकालेंगे तो 1 में से 1 घटा देंगे, 0 आ जाएगा। प्राकृतिक संख्या कोई नहीं मिलेगी, लेकिन 0 तो मिलेगा ही। तो 1 का जो पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसी तरीके से पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती होता है, तो पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 0 होगा। और 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी 2 अंक की संख्या का परवर्ती है। अब यहाँ पे देखिए 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 100 होता है, और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 होता है। तो यही लिखा है 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी 2 अंक की संख्या की परवर्ती है, यानी कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या का परवर्ती क्या होगा? 1 जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 100, और वही क्या होगा? 3 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी, तो यह भी सही दिया गया है। इसके बाद देखिए डी, पूर्ण संख्याएं सीमित होती हैं। पूर्ण संख्याएं यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से यह जाता है इनफाइनाइट तक, तो यह सीमित तो होता नहीं है, तो असीमित होता है। तो यहाँ पे यह गलत स्टेटमेंट है, और यही गलत स्टेटमेंट वाला ऑप्शन हमको चूज करना है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
इसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है वह है प्राकृतिक संख्याएं अपरिमित होती हैं, मतलब कि जिसको कोई सीमा नहीं होती जिसकी, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे स्टेटमेंट यह सही है। इसके बाद देखिए कोई भी संख्या सबसे बड़ी अथवा अंतिम प्राकृतिक संख्या होती है, तो यह स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद की स्टेटमेंट भी हम देख लेते हैं। तो एक पहली प्राकृतिक संख्या व शून्य पहली पूर्ण संख्या है, तो यह स्टेटमेंट सही है। इसके बाद देखिए ए व बी दो पूर्ण संख्याएं हैं, तो ए बराबर बी, ए अथवा ए बड़ा होगा बी से अथवा ए छोटा होगा बी से, यही तीन कंडीशन हो सकती है। अगर दो पूर्ण संख्याएं आपको दी गई हैं, मान लेते हैं एक दी गई है संख्या 7 और एक 11 दी गई है, ठीक। तो क्या है 7 11 से छोटा है, ठीक। तो इन दोनों संख्याओं में से क्या होगा, दो संख्याएं अगर दी गई हैं तो या तो दोनों बराबर होंगी, या तो एक छोटी होगी, या तो पहली छोटी होगी, या फिर पहली बड़ी होगी। यही तीन कंडीशन हो सकता है, तो यही तीनों कंडीशन यहाँ पे दिया गया है। तो यह भी स्टेटमेंट सही है। गलत स्टेटमेंट कौन सा है, बी, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से आपने दोस्तों पूरा देख लिया संख्या क्या होती है, संख्या का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं। दो विधियां आपने देखा, दार्शनिक और रोमन, और साथ ही आपने देखा संख्याओं के प्रकार। तो इतना आपने बेसिक पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब आगे भी इस चैप्टर में कई सारी चीजें हैं। अभी आपको स्थानीय मान, वास्तविक मान पढ़ाना है, और साथ ही संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग, ये सारी चीजें बची हुई हैं। इनमें भी कई सारे ट्रिक्स होते हैं, फार्मूले होते हैं, वह भी मैं आपको बताऊंगा। तो उम्मीद है यह जो पहली क्लास आपकी हुई यह आपको पसंद आई होगी। यह क्लास आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करना है आपको। देखिए यह क्लास बनाने में बहुत मेहनत जा रही है, तो अधिक से अधिक आप शेयर करिए। और एक एक कॉन्सेप्ट को मैं बिल्कुल बेसिक से जीरो से पढ़ा रहा हूँ, तो आप जितना शेयर करे रहेंगे उतना कॉन्सेप्ट आपके फ्रेंड्स का भी क्लियर रहेगा, और बेसिक पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीजें जो आप छोड़ देते हो इन्हीं पे प्रश्न बन जाते हैं, और यही आपका बेस भी खराब करते हैं, ठीक है। आप सोचते हो बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन इनको छोड़ के नहीं, इनको समझते हुए चलना है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करिए। अभी इस चैप्टर को हम आगे आने वाले क्लासेस में भी कंटिन्यू रखेंगे, और जितने प्रश्न आए हैं परीक्षा में वह भी हम देखेंगे। इस वीडियो को आपने अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बगल में बेल आइकन होगा उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए टाइम पे। जैसे ही क्लास आए वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। जो सभी महत्वपूर्ण क्लास है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।